देखिए, वर्तमान में बेगूसराय जिले में एक मामला, रेड क्रॉस सोसाइटी का मामला अभी बहुत ही सनसनी फैलाए हुए, बहुत ही तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस मामले में मेडिकल एसोसिएशन सचिव डॉक्टर पंकज कुमार ने बहुत ही बेबाक बयान दे डाला है और बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर नलिनी रंजन पर, जो कि जिले के वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अपनी उपस्थिति शुरुआत से ही दर्ज कराते आए हैं। अब इसका मामला क्या है और कैसे, चूंकि हम लोगों ने भी काफी समय से सुना है कि जिले में कहीं रेड क्रॉस सोसाइटी है, लेकिन कहां है अभी तक कहीं देख नहीं पाए हैं। और दूसरी बात, यह मामला करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो पूरा मामला क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेडिकल एसोसिएशन सचिव डॉक्टर पंकज कुमार और मैं कुणाल भारद्वाज। देख रहे हैं खबर बिहार। सर, पूरा मामला एक हॉस्पिटल की जमीन से जुड़ा हुआ है, जो कि रेड क्रॉस को आज से 45 साल पहले हमारे पूर्वजों ने दान किया था। 6 नवंबर 1982 को दान किया गया था। तो मेन मामला यह है कि आज तक उस पर कोई हॉस्पिटल बना ही नहीं और बेगूसराय रेड क्रॉस में अराजकता का माहौल है। आप कहीं भी देखते होंगे चूरा मीठा 1-2 बार बटता है उसमें बाढ़ के समय में। उसके अलावा रेड क्रॉस लगभग शून्य पड़ा हुआ है, उसमें और कुछ भी काम नहीं। जबकि रेड क्रॉस का बहुत सा ऐसा काम है कि कल्याणकारी योजना है जिसके तहत ये लोग काम किया जा सकता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और मामला ये है कि जब मैंने 1-2 साल पहले इसको वो किया कि जमीन में जो हॉस्पिटल बना है, जो बिल्डिंग बना हुआ है जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, तो उसको पूरे उसमें लाइए, पूरे कंस्ट्रक्शन पूरा करके और पूरी तरह फंक्शनिंग एक हॉस्पिटल बने, जिसके लिए कि दान किया गया था। दान एक्चुअली किया गया था मैटरनिटी कम चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के लिए, लेकिन ऐसा कोई जच्चा बच्चा अस्पताल आज तक उसमें बना ही नहीं। ये जमीन असल में है कहाँ, क्योंकि हम लोगों को कभी नजर ही कुछ नहीं आया। नजर कहाँ से आएगा, नहीं किसी को बताया भी नहीं गया था। जब आज तक ये लोगों को यही नहीं पता है कि दाता कौन है और जमीन कहाँ है। जमीन यहाँ मनेपा, बीच मनेपा गांव में है और 2.5 बीघा का पूरा प्लॉट है, जहाँ की एक बड़ा हॉस्पिटल बनना था और 1982 में दिया गया। 45 साल हो गए और दुर्भाग्य है कि उसमें कुछ भी नहीं बना। 1-2 छोटा बिल्डिंग बना और उसमें थोड़ी समय के लिए ओपीडी बेसिस पर लोगों को इलाज दिया जा रहा था। उसके बाद फिर वो भी काम बंद हो गया। एक सवाल निकल कर आता है सर, पिछले कुछ समय पहले आपने एक प्रेस वार्ता किया। उस प्रेस वार्ता में आपने डॉक्टर नलिनी रंजन, जिले के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और फिर से उनका जुड़ाव मेडिकल एसोसिएशन से भी रहा, उन पर आपने काफी गंभीर आरोप लगाए। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि 45 साल से एक जमीन खाली क्यों पड़ी हुई है। नलिनी रंजन पर, डॉक्टर नलिनी रंजन पर आपके गंभीर आरोप, इसका मामला क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत उनसे कुछ भी ऐसा नहीं। व्यक्तिगत नलिनी रंजन बाबू एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, ठीक है। मेरा उस कुर्सी से जिस पर वो बैठे हुए उसके उपाध्यक्ष। तो जब मैंने ये सब आवाज उठाना शुरू किया कि भाई रेड क्रॉस में गड़बड़ चल रहा है, कोई काम नहीं होता ठीक से, हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है, हॉस्पिटल ऐसे जमीन पड़ा हुआ है, एक तरह समझिए कि ये सरकारी अतिक्रमण हो गया उस जमीन कि सरकार ने जबरदस्ती झूठ बोल के कब्जा कर लिया उस जमीन। तो जब मैंने इस पर आवाज उठाना शुरू किया कि भैया मुझे अवदान पत्र की कॉपी दो, हॉस्पिटल बनाओ, फिर पता नहीं इनको क्या लगता है, इनका लगता है जैसे सिंहासन डोलने लगता है बिना मतलब। अरे चुनाव हो, चुनाव में फिर से आप ही जीतो, आप ही बनाओ उपाध्यक्ष, लेकिन चुनाव हो क्या होना चाहिए। यहाँ पिछले 10 साल से 2016 में 2016 के मेरे पास आरटीआई से मांगा गया जवाब है, जिसमें कि 2016 में सीमा त्रिपाठी यहाँ पर एक डीएम थी। उनके समय क्या हुआ कि इन लोगों ने एक कमिटी बना लिया कि मतलब पर्टिकुलर ये व्यक्ति जो है यहाँ पर इस पोस्ट पर रहेगा, और बाकी उसमें से कई उस समय के एक्टिव सदस्यों को निकाल के और बिना उनकी जानकारी, एक्टिव सदस्यों को जानकारी भी नहीं दिया गया और उनको निकाल के उसमें डाल दिया गया, क्या बोलते हैं उसको, मार्गदर्शक कमेटी में डाल दिया। अच्छा, और उनको सेंट्रिक पोस्ट दे दिया। हाँ, सेंट्रिक पोस्ट दे दिया गया। जैसे AK राय सर है, आज की स्थिति में देखिए वो कितना एक्टिव है, कितनी संस्थाओं को हेड कर रहे हैं, चला रहे हैं। 10 साल पहले वो और भी ज्यादा एक्टिव रहे, लेकिन बिना उनको बताए ये नाम है कुछ डॉक्टर AK राय, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, डॉक्टर शशि भूषण सिंह, दिलीप कुमार सिन्हा, श्रीमती किरण कुमारी और राजीव कुमार सिंह, इन सबों को निकाल के वहां से हटा दिया गया। राजीव कुमार सिंह जो है उसमें जो आधा जमीन राजा जी के परिवार के द्वारा लिखा गया था, ये उनके परिवार से।
तब तक इस कमेटी में दानदाता के परिवार का एक सदस्य होता था, लेकिन इन लोगों ने उसको डीएम से मिलके इन लोगों को हटा ही दिया, क्योंकि हम लोग बचपन से बाहर रहे, कभी यहाँ रहे नहीं, हमारे फैमिली का कोई यहाँ रहता नहीं था। दान देने के बाद इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि कागज कहाँ है, क्या है, नहीं है, पढ़े लिखे नहीं थे तो नहीं रखा। तो हमारी फैमिली से कोई था नहीं, और ये जो थे दानदाता परिवार से, इनको भी हटा दिया गया उस। और ये 4-5 लोग जो है अपने टीम के या अपने सर्किल के लोगों को लेके ये उस पर काबिज हो गए। और चुनाव के नाम पर क्या होता है, क्या दिखाते हैं ये, कि जीवी मीटिंग बैठी, जीवी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को हम देते हैं पावर कि वो अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव चुन ले, और इसी तरह से चुनाव हो जाता है। लेकिन जब मैंने मांगा कि भैया आपको वो दीजिए कि जीवी मीटिंग बैठी, तो कितने उसमें लाइफ मेंबर आए जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने साइन तो किया होगा, तो ऐसा कोई कागज अभी तक मौजूद ही नहीं है कि जीवी मीटिंग हुई या नहीं। क्योंकि 2023 से मैं मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर, तो 2023 से अभी तक कोई किसी वार्षिक मीटिंग का मुझे कोई जानकारी नहीं है, जबकि हर साल इसमें वार्षिक आम सभा का वो मेंशन है, बायलॉज के तहत वार्षिक आम सभा होनी चाहिए, और वार्षिक आम सभा में हर एक लाइफ मेंबर को उसमें भाग लेना है, और लाइफ मेंबर ही डिसाइड वोट करेगा या जो भी करेगा। लेकिन इस तरह का अभी तक कोई वो नहीं आया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, या कोई मैसेज नहीं आया कि अब आप ये देख लो 2026 है, आधा बीत चुका है, 3-4 साल हो गए, 4 साल में कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं आया कि वार्षिक आम सभा होना है, आप उसमें आइए, किसी को नहीं आता। मुझे क्या डॉक्टर शशिभूषण शर्मा या डॉक्टर शशिभूषण सिंह या राय सर, ये सब पैट्रन मेंबर है, इनको भी किसी उसकी जानकारी नहीं, किसी प्रोग्राम की जानकारी नहीं। तो ये सिर्फ 4-5 व्यक्ति हैं जो उनके ग्रुप के हैं, सर्किल के हैं, बस वो लोग एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पर वो अपना डालते हैं, और वही लोग आते हैं, उन्हीं के साथ कौन से सा काम हो रहा है। आपने कभी देखा है कि कुछ हो रहा है काम? कहीं किसी प्रकार की प्रेस वार्ता या कोई जानकारी प्रेस के साथ भी, प्रेस क्या समाज के साथ भी साझा? कुछ भी नहीं होता। अभी आप समझिए कि मेरे ख्याल से अप्रैल में रेड क्रॉस डे था, नहीं अप्रैल नहीं, मई में 7 या लास्ट में, ये मई में 8 तारीख को था, रेड क्रॉस डे था, 8 या 7 तारीख को था। हाँ, तो उसमें जो है उसकी भी जानकारी किसी को नहीं दी गई, जबकि एक छोटा सा हमारा, छोटा सा तो नहीं कहेंगे, नेशनल लेवल का हमारा संस्था है, IMA है, हम लोग इसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो एक रजिस्टर में सारे लाइफ मेंबर को हो जाते हैं, नोटिस जाता है, सबको जानकारी जाती है कि ये प्रोग्राम है, आप उसमें सब दस्तखत करते हैं। नहीं तो मनाया भी था। हाँ, लेकिन रेड क्रॉस डे इतना महत्वपूर्ण दिन है, बट किसी भी लाइफ मेंबर को नहीं बुलाया गया, सिर्फ 4-5 लोग वहां अपना रेड क्रॉस का एक टी-शर्ट पहन लेते हैं और वहां के डीएम के चारों तरफ खड़े होके वो करते हैं। व्यक्तिगत मेरा देखिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं जो संस्था में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है कि किसी भी लाइफ, आज के डेट में मेरे ख्याल से 400 से 500 लाइफ मेंबर है, लेकिन खबर सिर्फ इन्हीं 4-5 को जाती। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था रेड क्रॉस बेगूसराय के नाम से, उनमें सर को भी जोड़ा था, नलिनी रंजन सबको, और उनको एडमिन बनाया था उसमें। लेकिन शुरू में उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, मुझे इसमें एडमिन मत बनाइए, साधारण सदस्य रहने दी। उसके बाद उसमें दूसरे सदस्यों ने उनसे सवाल पूछ दिया कि ये जो प्रोग्राम हुआ कहाँ हुआ, हमें क्यों नहीं जानकारी दी गई। अभिव्यक्ति की आजादी, अधिकार, ये अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है, ये तो एक जस्ट सवाल है कि जब प्रोग्राम हुआ तो उसमें रेड क्रॉस के आम सदस्यों को क्यों नहीं बुलाया? तो सही सवाल। तो 4-5 सवाल उससे पूछा गया, उससे एनवायर होकर वो ग्रुप से निकल गए, और जाते जाते मुझे सलाह दे गए कि आपका ग्रुप जो है अवैध है, क्योंकि आपने डीएम से परमिशन नहीं लिया है। तो क्या उनका ग्रुप वैध है जिसमें उन्होंने डीएम से कहीं कोई लेटर लिख के लिया है? ऐसा कहीं होता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए वैधता और अवैधता का सर्टिफिकेट लेना पड़े? तो फिर एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या कोई ग्रुप बना, अगर कोई ग्रुप बनाया तो क्या डीएम साहब से पूछकर बनाया, या आप बेगूसराय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बेगूसराय ब्रांच से आप हैं, आप सचिव हैं, तो आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है, अपने चिकित्सकों का जो ग्रुप बनाया हुआ, वो डीएम साहब से पूछकर बनाया? नहीं, इसमें किसी से नहीं पूछा गया। 2 तरह का हमारा ग्रुप है, एक ऑफिशियल है, एक सेमी ऑफिशियल है। ऑफिशियल में चूंकि हर एक मैसेज सदस्य लोग मैसेज करते रहते थे, तो उसमें क्या एक बैरियर लगा दिया गया है कि सिर्फ एडमिन ही कर पाएंगे। तो उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं
कि जो जरूरी का नोटिस है, न्यूज है, वो हम लोग डालते हैं। और सेमी ऑफिशियल सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन इसके लिए कहीं से वैधता अवैधता का वो नहीं लिया गया। अब मैं उसी में आपको आगे बता रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, मेरा ग्रुप अवैध ही सब सही आपकी नजर से, तो आप हमें उस ग्रुप में जोड़ लीजिए जिसमें आप हैं, जो आपका आपके हिसाब से वैध ग्रुप है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए। तो भैया तो आप ही कोई एक ग्रुप बनाइए ना, कि जिसमें कि हम जैसे, अच्छा उनके हिसाब से हम लोग साधारण आदमी और लाइफ मेंबर है, जो कि जिसको वोट देने का अधिकार है, इसी लाइफ मेंबर में से कल को कोई अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष या सब कुछ बनता है, उनकी नजर में ये लोग साधारण है, अति साधारण है, और उनकी नजर में इनको कोई अधिकार नहीं। वो लिखित में दिए कि नव और साधारण सदस्य को रेड क्रॉस में कोई अधिकार नहीं। इनके वकील ने कोर्ट में जवाब दिया कि लाइफ मेंबर जो कि साधारण मेंबर होते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं। अब आप इसको ऐसे कंपेयर करिए ना, देश का एक आम आदमी जो कि मतदाता है, उसको बोला जाए कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, ये कौन सा है? वोट देने का तो अधिकार है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, और चुनाव लड़के उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने का तो अधिकार है, बिल्कुल। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि, तो इनको है कि भैया 25,000 हमने पे किया तो आप विशिष्ट हैं। करोड़ों की जमीन जो आपके पूर्वजों ने दान दी, आज के समय में जैसा आप बता रहे हैं, कितनी जमीन है, कितनी जमीन है? उस बिल्डिंग में का टोटल जो है 2.5 बीघा है, और उसका 1.25 बीघा हम लोग का रजिस्ट्री हम लोग की तरफ से किया हो, तो टोटल वो समझिए ना 20 करोड़ का जमीन। 20 करोड़ की जमीन, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ 25,000, एक तरफ 20 करोड़, कौन मायने रखता है? ये तो हास्यास्पद है, ये तो पब्लिक जाने, पब्लिक इसको समझे कि हास्यास्पद है कि अगर वो 25,000 दे के सोचते हैं कि हम विशिष्ट हैं, बाकी सब वो है। तो 45 साल पहले जब मेरे पूर्वज ने करोड़ों की संपत्ति दी, उस करोड़ों को अगर 25,000 से डिवाइड किया जाए, तो ऐसे तो बहुत सारे विशिष्ट जो है, मतलब हमारे नीचे विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं। हाँ, जुड़ते हुए अति साधारण होंगे। और तो खैर इसमें हमको नहीं पढ़ना है कौन विशिष्ट है, ये उनका अपना नेचर है, वो सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन सम्मानित जैसा व्यवहार नहीं करते। तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, बड़े डॉक्टर हैं, सम्मानित है, लेकिन उनका व्यवहार सम्मानित जैसा है। ऐसा तो नहीं जमीन के प्रति उनकी आसक्ति दिख रही है? ना ना, ऐसा उस जमीन से उनका कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन देखिए इसमें दूसरी बात, आज तक सर सवाल ये भी निकल गया, आज तक उसमें कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? इसी का तो मेरा मेन मुद्दा नल्ली बाबू को वो नहीं करना, टारगेट नहीं करना, टारगेट उल्टा हम हो रहे हैं। क्योंकि जब हम आवाज उठाते हैं तो सब जगह फैलाया जाता है कि अवंड है, बदमाश है, लफंगा है। और आपको मतलब सुन के आश्चर्य होगा कि जब मैंने ये आवाज उठाना शुरू किया और जब मैंने बताया कि रामचंद्र सिंह ने दान किया मेरे दादा ने, तो फट से मेरे उसको लेके सोशल मीडिया में फैलाने लगे कि नहीं नहीं नहीं, इसने नहीं किया। और बड़ी चालाकी से इन्होंने ऐसा तीर चलाया कि जिससे कि मेरा संयुक्त परिवार में अगर बताएं कि नहीं उन्होंने नहीं दिया, हमने दिया है, जिनका नाम लिया है उन्होंने, अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं उन्होंने नहीं दिया है, हमने दिया है, तो हम घर में लड़ेंगे। और अगर चुप रहते हैं, चुप होकर बैठ जाएं, तो पूरे समाज में ये फैला रहे हैं कि अरे ये तो दिया ही नहीं है, क्योंकि दाता का एकमात्र ही पुत्र है। और पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लेते हैं कि दाता का एक ही मात्र पुत्र है। अपने गलत बातों को सत्य प्रतीत होने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं कि दाता का एक मात्र पुत्र, जबकि सच्चाई ये है कि रामचंद्र सिंह जिन्होंने दान किया, उनका 5 पुत्र और 2 पुत्री, वंशावली है मेरे। और जब मैंने ये वंशावली डीएम को सबको दिया, तो इसी वंशावली को हिलाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि फर्जी वंशावली दे दी, फर्जी हाँ फर्जी वंशावली। अब देखिए कितना ये मानसिक पीड़ा देते हैं या टॉर्चर करने की कोशिश। और जब इनको कुछ, जब ये देखे कि भैया हम वो रहे, तो मेरे घर में मतलब फूट डालो शासन, हाँ बस यही वो कर रहे, संधि विच्छेद कर रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं दिया है, इन्होंने दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दाता का सिर्फ एक मात्र पुत्र है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही आ रहा है। तो इनका वो था कि एक तीर से 2 शिकार करें, कि इसको इधर अगर ये बोलेगा तो घर में लड़ेगा आपस में, चुप रहेगा तो समाज में बेइज्जत होगा, समाज में हम साबित कर देंगे कि ये तो है नहीं, फालतू का। एक सवाल और निकल के आता है सर कि मेडिकल एसोसिएशन तो खुद अपने आप में इतना सक्षम है, वो इसमें क्यों नहीं पहल कर रहा है? क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी भी तो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। देखिए मेडिकल एसोसिएशन ये सब प्राइवेट एनजीओ टाइप की संस्था है, इसका बहुत सारा वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हम सुझाव दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए, अब जैसे आप ये देखिए कि इसी शहर में इतने सारे अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, बिल्कुल, तो मेडिकल एसोसिएशन उसको जाके बंद नहीं कर सकती, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाती
हम सिर्फ डीएम को या संबंधित अधिकारी को इसका वो कर सकते हैं, मतलब एक एडवाइस दे सकते, अपना ओपिनियन रख सकते। इसी तरह हम इसमें खाली जाके डीएम के समक्ष या राज्यपाल के समक्ष कह सकते हैं कि इसको बनाइए। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, गोरखपुर से लेके मटिहानी तक जो भी ये लीची का बेल्ट आता है, ये सब आप गौर कीजिएगा, मटिहानी बदलपुरा ये सब जो लीची और मनियापुर तक लीची का बागान है, या एक तक है लीची का बागान, मुजफ्फरपुर में लीची का बागान, गोरखपुर, और ये सब एनसेफेलाइटिस वाला जोन है। यहाँ पर बराबर क्या होता है कि एनसेफेलाइटिस की बीमारी आती है और चमकी बुखार जिसको बच्चे मर जाते। इसी को सोच के उस समय के डीएम ने या जिसने भी कल्पना की होगी कि यहाँ एक अच्छा का अस्पताल बने, अच्छा अस्पताल हो जिसमें छोटे बच्चों का इलाज होगा, तो उन्होंने इस तरह की परिकल्पना की और उसके लिए काम किया। और हमारे दादा का क्या था, 2 बच्चा बहुत कम उम्र में मर गया था। जब उनको पता चला कि इस तरह का कोई अस्पताल खुलेगा तो वो इस बात से खुशी होकर दिए कि जिस कारण मेरा बच्चा मर गया बिना इलाज के, दूसरों का ना मरे, उसमें ऐसा अस्पताल बने। लेकिन हुआ क्या कि 45 साल तक कोई अस्पताल नहीं बना, कोई संरचना कुछ भी नहीं। उसमें एक बिल्डिंग बना दिया गया और वो एक डॉक्टर साहब उसमें अपॉइंटेड थे वहां के गांव के। मेरे पास वो वीडियो है, गांव के लोग बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब वहां गांव का खेती करते थे बिल्डिंग के अलावा, और उसको उठा के अपने घर ले जाते थे। मतलब उस क्षेत्र में जो उस रेड क्रॉस सोसाइटी की जो जमीन थी, तो उसका भी दूसरे लोग भूमिका अरे जब वहां कुछ बना ही नहीं, तो जो डॉक्टर साहब थे वो वहां की पब्लिक बोल रही। एक बार उसमें एक डेड बॉडी मिला, डेड बॉडी, हाँ, एक में कोई लड़की एक्सपायर की, किस कारण से एक्सपायर हुई, कैसे हुई, भगवान जाने, जो वहां के लोगों ने बताया। और उसके छत पर जाके किसी ने डेड बॉडी फेंक दी। अभी आप वहां जाइए, वहां शराब की बोतलें और वो सब मिलते हैं, रात में वहां नशे का अड्डा चलता है। इतनी महत्वाकांक्षी योजना, उस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जो जमीन है, क्योंकि एक तरह से समझिए वो अतिक्रमित ही है। जब आप बोल रहे हैं शराब मिल रहा है, नशे का अड्डा चल रहा है, किसी दिन वहां जाके वीडियो देखे बनाए, हम लोग तो गए देखे हुए तभी बोल रहे हैं। दूसरा क्या है कि अब आप सोचिए कि उसको तो एक तरह से सरकारी कब्जा करके छोड़ दिया गया, और अगर कहीं ऊपर स्वर्ग है जहां से मेरे दादा दादी को देख रहे होंगे तो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि ठग लिया जमीन और कुछ बनाया तक नहीं। उन्होंने क्या सोच के दिया था कि अब मेरा बच्चा जैसे बिना इलाज के मर गया, दूसरे का बच्चा नहीं मरे। आज 45 साल बाद हम सिर्फ इस चीज के लिए हम फाइट कर रहे हैं, दानदाता परिवार, कि भैया इसके दाता हम हैं। लोग ये भी नहीं जान रहे कि इसके दाता कौन है। और अगर वो 45 साल से उस तरह का अस्पताल बना होता तो मेरे पूर्वजों का नाम चलता, मेरा इज्जत होता, सम्मान होता कि देखो इन्हीं के पूर्वजों ने दिया है। लेकिन विडम्बना है, न साला अस्पताल बना, न कुछ बना, न बच्चों का इलाज हो रहा है वहां, और बोलिए तो धमकी दी जाती है। अच्छा, हाँ, धमकी से मुझे याद आया सर कि आपने पिछली बार अपने प्रेस वार्ता में आपने बताया कि तरह तरह की बातें आपको कही गई हैं, ऐसी ऐसी बातें जो कहा नहीं, मतलब मैं खुद भी कह पाने में सक्षम हूं कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक वरिष्ठ डॉक्टर के द्वारा आपने इतने गंभीर आरोप। एकदम हर एक जगह जाके पता करिए आप। आज भी मुझे बखरी से फोन आया, बखरी के लोगों ने बताया कि आप जो ये किए हैं उसके बाद जो है वहां से गाली गलौज और वो हो रहा है, आपके बारे में बोला जा रहा है कि अमन है, बदमाश है, इस तरह का। और लिखित में बोला गया, लिखित में एक्सक्लेमेटरी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह का प्रयोग करके कि तुम मेरे पुत्र के समान हो इसलिए मैं लिहाज करता हूँ, एक्सक्लेमेटरी, मतलब अन्यथा मैं ये हाँ, मैं रेड क्रॉस, मैं आर्मी में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। मतलब उसका समझ जाइए, तो धमकी वाला, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की। बहुत मतलब दुष्प्रचार। लिखित में वो कि इसका चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आवश्यकता है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? आप तो मेडिकल एसोसिएशन के आज के डेट में सचिव हैं, तो चरित्र प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता तो वैसे भी नहीं। हाँ, अब आप सोचिए, वो ये लिखित में है, ये कोई मैं अपने उससे नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखित में है जिसको मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है कि सुनिए, पंकज जी इस वर्ष पहली बार सदस्य बने, जिनके उत्तम चरित्र जो रेड क्रॉस के सदस्य बनने के लिए आवश्यकता है वो मैंने अपनी जिम्मेदारी पर दिया है। जबकि रेड क्रॉस की बायलॉज को जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पर कहीं भी सदस्य बनने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तो आप जब इस सोशल मीडिया में लिख के इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि इसका कोई चरित्र नहीं है, या वंड है, बदमाश है, इसको हम अपनी जिम्मेदारी पर दी।
मतलब आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ साथ आपकी मान की भी हानि। एकदम मान की हानि है, एकदम मान की हानि। और कोई आपके वंशावली को उठा के बोले कि फर्जी वंशावली है, ये उस फैमिली का है ही नहीं, तब समझिए कितनी बड़ी मानसिक पीड़ा है। अभी सितंबर लास्ट ईयर 2025 में 1 सितंबर को रेड क्रॉस में कोई चूड़ा वितरण का कोई प्रोग्राम रहा होगा। उस प्रोग्राम में कुछ पत्रकार लोग भी थे। एक सवाल यहीं पे चूड़ा वितरण से सर मैं करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में सर रेड क्रॉस जो अपने समाज कल्याण के अंतर्गत रेड क्रॉस है, सोसाइटी दिख रही है तो वो कागज पे है, तो समाज कल्याण के अंतर्गत उसने आज तक क्या किया ये तो जानकारी आपने रखी हो? आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कभी साल में 1-2 बार चूड़ा वितरण हो जाता है, मात्र चूड़ा वितरण। हाँ, वो भी मुझे महसूस होता है, और महसूस नहीं होता है, आप सब लोग भी महसूस करेंगे। जैसे ही आय में आगे होता है उसके बाद 1-2 जगह चूड़ा वितरण करके खाना पूर्ति किया जाता है, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं। आप पिछला 10 साल का रिकॉर्ड उठाइए ना कि कहाँ क्या हुआ। सीमा में जाके 1-2 जगह आग लगा था, उस समय जाया गया था। हम तो ऐसा वो निकाल देंगे लेटर या मैसेज जिसमें बोला गया आईएमए के सदस्यों को कि आप लोग वो लेके आइए, क्या बोलते हैं, आलू प्याज चावल जो भी ला सकते हैं लाइए, और ट्रैफिक चौक पर जो रेड क्रॉस की तरफ से बांटा जाएगा। क्यों भैया? इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी। हाँ, मतलब चूड़ा प्याज मिठा हम लेके जाए और बांटेगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का अपना कहाँ गया फंड? सही बात है, रेड क्रॉस को भी तो फंड आता है। क्रॉस का अपना भी तो फंड होगा, तो कहाँ गया फंड? इसकी किसी को जानकारी नहीं है कितना फंड है, क्यों? क्योंकि कभी कोई मीटिंग होती है नहीं, कोई चुनाव ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, तो वो लोग किसी के प्रति जवाबदेही है ही नहीं। अरे कोई सवाल पूछेगा तभी तो जवाबदेही तय होगी ना, और कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा या पूछने ही नहीं दिया जा रहा, जवाबदेही तय कहाँ से होगी? अब इस कंडीशन में जो हालत है कि अगर 45 साल तक वो हॉस्पिटल नहीं बना, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि दानदाता परिवार से उसमें एक परमानेंट मेंबर हो, जिसको कि वोटिंग और एग्जीक्यूटिव पावर हो, ताकि वो देख सके कि हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं, कि जन कल्याण के लिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मुझे जमीन दे दो, नहीं, जो मैंने दिया है तो उसमें बनाओ ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो। 45 साल मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि जब वो बनेगा चलेगा तो मेरे बाप दादा का नाम होगा, बाप दादा का नाम होगा तो मुझे भी एक सम्मान मिलेगा कि देखिए इनके पूर्वजों ने अस्पताल दिया है। आत्मसंतुष्टि होगी, ठीक है ना? बस मैं इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का सिंहासन ढूंढने लगता है। यहाँ देखिए चक्कर क्या है कि ये बहुत बड़ा गेम है। गेम क्या है कि अगर मैं आज सचिव उपाध्यक्ष बन जाता हूं, या कई जिलों में तो डीएम भी उपाध्यक्ष नहीं होते, नॉर्मल आदमी इसी लाइफ मेंबर में से कोई उपाध्यक्ष बनता है। जैसे कि लखीसराय में एक डॉक्टर साहब हैं, सुपौल में भी इसी तरह का है, हर साल चुनाव होता है और वहां चुनाव से लाइफ मेंबर में से ही कोई बनता है। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे कि मैं डीएम हूँ, आप इसके उपाध्यक्ष हैं या सचिव हैं, जो भी, आप मेरे बगल में रोज उठते बैठते हैं, तो क्या होता है, मुझसे आपका जान पहचान होता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है, घनिष्ठता बढ़ती है। उससे क्या होता है कि एक रसूख पैदा होता है, और उस रसूख का इस्तेमाल हम जैसे जो आवाज उठाएंगे, चुप रहो तुम तो कुछ भी नहीं हो। जब ये लिखते हैं, कॉन्फिडेंटली लिखते हैं कि इस जमीन के जो दाता है वो फलना आदमी है, और इसका रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो है जिला अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित है, इसका मतलब है कि ये इससे गो थ्रू हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स। तो जब ये एक उपाध्यक्ष होकर लिखता है और पैसे वाला आदमी है, रिनाउंड आदमी है, तो जाहिर सी बात है लोग इसको समझेगा कि नहीं नल्ली बाबू तो सही बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय तो सही बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए गलत वक्तव्य समाज में दे रहा है, वो भी लिखित रूप में दे रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और आके इसमें देख लीजिए कि किन्होंने दिया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपने चाहे आरटीआई करके हो, या चाहे आपने कोर्ट से, या चाहे आपने जमीन से संबंधित विभाग से, आपने पूरा का पूरा ये फाइल तैयार कर रखा है। देखिए यहाँ पे ये पूरी फाइल तैयार है, और गंभीर आरोप। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये है कि 45 साल से सिर्फ एक ही मुद्दा कि 45 साल से जाकर मनियापा में उस स्थल पर देख लीजिए, आज भी वो जमीन खाली पड़ी हुई है, वहां फसल भी नहीं उपजाया जा रहा, फसल भी नहीं उपजाया जा रहा, यानी वो उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और 1 तारीख के बीच में आपने टोक दिया था, 1 सितंबर 2025 को ये चूड़ा मीठा बांटने का कोई प्रोग्राम था, तो उसमें ये मेरे डॉक्यूमेंट को लेके वहां कुछ पत्रकार बंधु भी मौजूद थे, जिन्होंने इनका वीडियो बना लिया। वो हिला के कह रहे हैं कि देखो ये फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आ गया, और वहां पर मेरी चाची उपस्थित थी,
चाची को भी इन्होंने बरगलाया, उनको बहकाया, और खुद तो अब शब्द का प्रयोग किया ही, उनके द्वारा भी मुझे बदनाम और बेइज्जत करने की कोशिश करवाई गई। तो आपकी चाची के साथ? हाँ, वो चाची के द्वारा। फिर उसके बाद मैंने 2 तारीख को, जब मुझे ये पता चला, पत्रकार बंधुओं ने आके बताया और वीडियो दिखाया, जिसमें काफी हो हल्ला हो गया बाद में। उसके बाद दानदाता में से एक, अभी मेरे 2 चाची जिंदा है, 2 तारीख को देखिए ये लेटर है, दानदाता ने खुद मांग किया है कि मेरे पास दान पत्र की कॉपी नहीं है, छाया प्रति उपलब्ध कराने है तो दान पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराने, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले जब लोक अदालत में केस चला तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, अब डीएम के पास फिर से जाइए, मतलब उस समिति में जाके एक बार फिर दीजिए। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। ये देखिए, मैंने 19 अगस्त को उनको लेटर लिखा है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेगूसराय के आदरणीय निर्देशानुसार एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रख रहा हूं। तो जैसा मुझे जहां से बोला गया, मैं कानूनी तरह उस तरह से और हर चीजों का प्रयोग किया। फाइनली क्या हुआ कि राज्यपाल के यहाँ से एक लेटर आया 7 अक्टूबर को, राज्यपाल महोदय के यहाँ से एक लेटर आया और उसमें कहा गया डीएम साहब के नाम से, ये राज्यपाल महोदय का लेटर है, 7 अक्टूबर 2025 की छाया प्रति उपलब्ध कराइए और कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जो दानदाता परिवार के बच्चों को लीजिए। साफ दिया हुआ सर, साफ लिखा हुआ लाइफ टाइम। मैं आपके दर्शकों को भी दिखा देता हूँ कि ये इस तरह का एक लेटर 7 तारीख को 7 अक्टूबर 2025 को आया। ये राज्यपाल के द्वारा? राज्यपाल ने डीएम को लिखा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। जो राज्यपाल के भी आदेश की अवहेलना की जाए, माने राज्यपाल का आदेश की उसकी भी अवहेलना की गई, कुछ भी नहीं दिया गया। ये लोग क्या किया है, इन्होंने एक वो ग्रुप बना के 2-3 साल तक हमको दान पत्र की कॉपी प्राप्त करने ही नहीं दिया इन्होंने, और जगह जगह लिखते रहे व्हाट्सएप ग्रुप पर, या जगह जगह बोलते रहे कि वहां पर ये मौजूद है, वहां से कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता। लेकिन वो आसानी मेरे लिए 3 साल हो गया, और सिर्फ 3 साल नहीं, बेइज्जती। जब भी मैं उस डिपार्टमेंट में नाजरत या नजारत बोलते हैं उसको, डीएम ऑफिस में जी नजारत, और उसी में एक रूम में रेड क्रॉस का भी ऑफिस है, जितनी बार मैं गया, हाँ खड़े रहिए बाहर। एक तो मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा मैं दानदाता परिवार से, उसका इज्जती हो रहा है, हाँ बाहर खड़े रहिए, बना हुआ नहीं है। कितनी देर तक? 1 घंटे तक खड़े हैं। उसके बाद बड़ा हुआ है, अगले हफ्ते आए, सोमवार को आई। मतलब मैं वेडनेसडे को जा रहा हूँ तो बोल रहे सोमवार को आई, फिर सोमवार को गया तो नहीं, आज बड़ा हुआ नहीं है। मतलब आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब चिल्लाने लगे कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उससे हो क्या जाएगा, तुषार सिंगला साहब, हमको सब जानकारी है। फिर उन्होंने इन लोगों का नाम बताया कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे बोला है। अंत में जब इन लोगों का रिलेशन खराब हुआ तुषार सिंगला साहब से, चुनाव के समय में इन लोगों का रिलेशन खराब हुआ, तो फिर मैं तुषार सिंगला साहब से मिला, उनको बताया कि ठीक है आप मेरे बारे में जो सोचते हैं, लेकिन एक बार मुझे पूरी बात बताने का मौका दीजिए। जब मैंने उनको पूरा डिटेल में बताया तो 4 नवंबर 2025 को इसी क्लिनिक में शाम के 4-5 बजे के करीब डीएम ऑफिस से एक व्यक्ति आके मुझे ये दे गया। ये रजिस्ट्री से भी नहीं आया, मुझे ये दे गया और बताया गया कि डीएम साहब ने स्पेशली भिजवाया। लेकिन भेजने में गलती क्या करते हैं वो लोग भी, कि जो इसमें लिखे हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई, और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मैंने 2 साल पहले मांगा था, जो 1 महीने में मिलना चाहिए, जो 20 दिन में मिलना चाहिए था, मैंने 5 फरवरी 2024 को ये मांगा था, और मुझे 2 साल 4 नवंबर 2025 को मिला। 2 साल तक इन लोगों ने लेने ही नहीं दिया। ये तो पेनाल्टी के अंदर है। हाँ, ये तो पेनाल्टी, अगर इस पर एक नया केस हो सकता है। तो इस तरह से मतलब और प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से, और घर में भी लड़ाई लगवाया गया, चाची से बेइज्जत करवाया गया, जिसका और वो सब है जो कोर्ट में अभी गवाही देने के लिए कुछ पत्रकार लोग हैं जो वो सब देंगे। सबके सामने वीडियो था। फिर मैं अपने एक चाचा के पास गया, वहां जाके फिर फैमिली मैटर में वो हुआ, देखिए इस तरह से हो रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि इसको जो है या तो घरेलू मामले में उलझा दें,
क्योंकि देखिए होता क्या है, अब मैं सवाल उठाऊंगा, कल को उसमें चुनाव होगा, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो उनकी कुर्सी डगमगाएगी। अभी क्या हो रहा है कि वो डीएम के साथ बैठते हैं, वहां बैठ के अपना बिजनेस चलाते हैं, कभी डीएम के साथ बैठ के, कभी एसपी के साथ बैठ के, क्योंकि उपाध्यक्ष। आप एक चीज को नोटिस कीजिए, बेगूसराय में जितनी भी समितियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेगूसराय में जितनी भी समितियां हैं, सिर्फ यही 4-5 लोग क्यों हैं? हर समिति में यही लोग। क्या बेगूसराय में और टैलेंट की सिर्फ से टैलेंट डॉक्टर, हाँ। सर कहने की आवश्यकता नहीं, एक से डॉक्टर ही क्यों, समाज में और वर्ग के भी लोग तो हैं, काफी सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, शिक्षाविद हैं, और तरह के लोग हैं जो सक्षम है और टैलेंटेड है, लेकिन सब जगह यही है। क्यों? क्योंकि इससे दबदबा पैदा करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। और जो कुछ लोग हैं उनको, आईएमए में भी यही करते थे। आईएमए में भी ऐसा ही माहौल था कि सिर्फ नए लोगों को, या जिनका बाप डॉक्टर नहीं है, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाने का अधिकार था कि खड़े होकर जिले इलाही पधार रहे हैं, बस खड़े हो जाइए, ताली बजाइए, कुछ भी नहीं बोलिए। वहां भी ये लोग विशेष थे, ये इनकी फैमिली विशेष थी, बाकी सब साधारण इनकी नजर में। जैसे ये बोलते हैं कि लाइफ मेंबर जो होता है साधारण होता है, हाँ ठीक है, हम साधारण, हम कहाँ करें, हम विशिष्ट। आप विशिष्ट हैं, आप विशिष्ट ही रहिए, लेकिन विशिष्ट जैसा व्यवहार कीजिए। सम्मानित है तो सम्मानित जैसा व्यवहार करना सीखिए। आप जो साबित करना चाह रहे थे कि मैं लुच्चा लफंगा हूं, ये दानदाता का कोई नहीं है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अब साबित कीजिए कि मैं कौन हूं। और अब समझिए कि आप क्या हो रहा है। आप इतने सम्मानित होके भी गलत सलत झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और अपमानित करवाते हैं अपने जूनियर को, सिर्फ इसलिए कि आपकी कुर्सी बची रहे। अरे साहब, चुनाव कराइए, आप जीतिए, आप फिर से बनिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मेरा काम है, मैं रेड क्रॉस का मेंबर हूं, तो रेड क्रॉस अच्छे से काम करे। और जो मेरे पूर्वज ने जमीन जिस चीज के लिए दिया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ उसी वही हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसमें कोई दूसरा हॉस्पिटल बनाइएगा, कभी सुनने में आता है कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, कभी वेलनेस सेंटर बनेगा, कभी होता है कि ये सदर अस्पताल का पार्ट 2 बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो उस पर मेटर्निटी कम चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, जच्चा बच्चा अस्पताल, बच्चों के अस्पताल के लिए मेरे बाबा ने जमीन दी थी, क्योंकि उसका 2 बच्चा इलाज के बिना मर गया था। वही अस्पताल बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आंदोलन होगा, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा मुझे। आप मुझे खूब बदनाम कीजिए, कोई बात नहीं, जितना गाली निकालना है मुझे निकालिए, लेकिन आप मुझे नकार नहीं सकते, ठीक है ना। आप गाली दे रहे हैं, सब जगह दुष्प्रचार करते रहिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच के राह पर हूं, तो आज न कल वो होगा ही। अरे लिख के धमकी दिए भाई साहब, लिख के धमकी दिए, एक्सक्लेमेटरी लगा के। देखिए अभी दिखाते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ सब रिटर्न में। आपने एक एक रिकॉर्ड। हाँ, 25 सितंबर को ये देखिए, पंकज जी आप मेरे पुत्र की उम्र के हैं, इसलिए लिहाज करता हूँ, अन्यथा क्या, अन्यथा हर जगह, अन्यथा क्या, मैं कहीं आईएमए की राजनीति में नहीं पढ़ता है एक्सक्लेमेटरी। मतलब क्या कि आईएमए में आप नहीं पढ़ते तो मतलब कि तुम भी रेड क्रॉस में मत पढ़ो। आईएमए में तो पढ़िए ना, हम कौन बोल रहा है नहीं पढ़े। फिर कि तुम अपना बाजुए कातिल आजमा लो, ये कौन सा बात हो गया? बाजुए कातिल आजमा लो, जो करना है कर सकते हो, हाँ आप जो भी कर सकते हैं कर लें। मतलब धमकी भरे लहजे। आपने मुझ पर प्लेटर नोटिस भेजा है 1 करोड़ की, मैं तो कोर्ट की नोटिस का इंतजार कर रहा हूं। मतलब कि तुमको जो करना करो, हम देख लेंगे तुम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका गाली नहीं दे रहे खुल के, मतलब रिटर्न में, लेकिन सवाल यह मसला होता है कि आप धमका रहे हैं। आप इसको इंटरनेट पर खोजिए, गूगल पर कीजिए, ये सांकेतिक है। इसका मतलब यह सांकेतिक कि आपको धमकी मिल रहा है कि आप मेरे पुत्र के समान है, इसलिए लिहाज करता हूं, वरना ... मैं आईएमए की राजनीति में नहीं पढ़ता हूं, एक्सक्लेमेटरी ये ... तुम जो करना है करके देख लो। कहीं ना कहीं गंभीर मामला। हाँ, और मैंने इनको भी लिखा है इसी सितंबर में कि आप ही हमको दे दीजिए मानव, जब आप कह रहे हैं कि इतना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है पहचान पत्र की कॉपी, तो आप ही दे दीजिए। लेकिन उन्होंने भी आज तक दिया। क्या देंगे? ये इनका तो सिंहासन हिलने लगता है ना। उनको लगता है कि यार जैसे आईएमए में मेरा वर्चस्व था, हम जैसे मर्जी लोगों को वो करते थे, वो खत्म हो गया, ये ना खत्म होता है। मेरा ये मकसद ही नहीं है।
चुनाव हो, हाँ चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र उसमें बहाल हो। ऐसे नहीं कि कोई 10 साल, इतने बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अगर ये चाहते अच्छे से ध्यान दे दिए होते तो ये जरूर बनवा सकते थे। इनमें इतना वो है। सर सबसे बड़ा सवाल बस है कि 45 कि ये सरकार से, रेड क्रॉस से करवा सकते थे, लेकिन इनको उससे वो तो करना नहीं है, इनको तो इससे जुड़ के सिर्फ अपना रसूख बनाना है। 45 साल अगर किसी जमीन पर फसल बोई जाती, सब पट्टा लगा दिया जाता, तब भी एक अच्छा पैसा इकट्ठा। अब देखिए दादा ने अब दे दिया जमीन दान, तो हमें उसको वापस नहीं लेना है या पैसे से हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, पत्रकारिता के स्तर पर मैंने एक सवाल किया सर कि 45 साल अगर पट्टा लगा के उसका पैसा आ जाता तो बिल्डिंग बनाने लायक पैसा जमा होता। एकदम एकदम आज के दिन में उसी की कमाई से वहां बढ़िया अस्पताल बन जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये चाहते तो हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य उस जमीन का, उस अस्पताल का, उस रेड क्रॉस का कि इनके जैसा उपाध्यक्ष मिला। और डीएम तो कोई भी आता है 1-2 साल में यहाँ से चला जाता, उपाध्यक्ष ये पिछले 10 साल से, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि इनका मकसद ही नहीं है कि वो हो, मकसद सिर्फ ये है कि कुर्सी पर डटे रहना है और उससे जो फायदा मिलता है उसको भगाते रहना है, व्यक्तिगत फायदा। हाँ व्यक्तिगत फायदा लेना है और उसको भुनाते रहना है उस रसूख को। हम मेरी चाची से मुझे गाली दिलवा रहे कि देखिए ये फर्जी डॉक्यूमेंट लेके दान किए हैं आपके वो, और ये फर्जी वो दे रहे हैं। उनको भी बरगलाया गया, उनको भी भड़काया गया। देखिए ये सारा मामला रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत घूम रहा है। एक अस्पताल जो कालांतर में ही नक्शे पर आ जाना चाहिए था, जिस अस्पताल का फायदा समाज के हर एक तबके तक पहुंचना चाहिए था, वो तो खैर बना नहीं। और इसी को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है वर्तमान में मेडिकल एसोसिएशन सचिव बेगूसराय डॉक्टर पंकज कुमार ने, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि मेरी पूर्वजों की जमीन है और मुझे नकार नहीं सकता। और एक गंभीर आरोप रेड क्रॉस सोसाइटी बेगूसराय के उपाध्यक्ष। बहुत कोशिश किया नकारने का, बहुत 3 साल तक जब मुझे लेने नहीं दिया गया। दुष्प्रचार तो इतना, मतलब किसी पहले ये आईएमए में करते थे यही दुष्प्रचार, हर एक डॉक्टर को मेरे बारे में गलत जानकारी दी। जब ये मामला शुरू हुआ तो अभी मैं प्रशासनिक कई विभाग में मेरे साथ चलिए, जैसे मुझे कोई देखेगा मुझे पहले नीचे से ऊपर तक देखता है, अच्छा आप ही हैं डॉक्टर पंकज, ठीक है बाहर खड़े हो जाए। चर्चित हो गए, मतलब गलत तरीके से चर्चित कर रहे हैं मुझे, वो मुझे फिर बाहर खड़ा कर देता है, बाहर खड़े रहिए। 1.5-2 घंटे बाद कहेगा नहीं बड़ा बाबू नहीं है, या बड़ा बाबू है तो अगले हफ्ते आए, सिर्फ इसी उसके लिए। लेकिन उससे क्या होगा, कब तक आप नकारिएगा? कागज पर लिखी हुई चीजों को आप मिटा नहीं सकते। आम जनता पे ही छोड़ते हैं कि आम जनता ही सोचे कि सोचिए कि डॉक्टर पंकज किस प्रकार मानसिक रूप से पीड़ित हुए। अगर इनकी बातों को माने, गौर करें, और ये जो कागज कह रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें कह रहे हैं, एक मोटा फाइल तैयार हो चुका है और ये बार बार कह रहे हैं कि किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है। एक चीज और मैं बताऊं कि इन्हीं सब चीजों से तंग आके अक्टूबर 2025 में जब ये बहुत धमकी देने लगे, बहुत तरह की प्रताड़ना करने लगे, मेरे संयुक्त परिवार को तोड़ने का कोशिश करने लगे, ये सब करके सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनका वर्चस्व बना रहे और मुझे नीचा दिखा सके, तंग आके मैंने यहाँ के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, मतलब बेगूसराय कोर्ट में जो है इनके खिलाफ मानहानि का केस मैंने दर्ज किया हुआ है, जिस पर इनको नोटिस जा चुकी है और उस पर सुनवाई हो रहा है। अच्छा सर, अभी ये रेड क्रॉस सोसाइटी वाला मामला जो अभी लंबित है, इसमें क्या लगता है आपको, ये मामला कोर्ट में तो पहुंचा हुआ है? अब देखिए अभी तो मैंने डीएम साहब को भी दिया है, मिला हूं मैं उनसे, कल फिर एक बार मिलना है और उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर कुछ कीजिए। नहीं होगा तो मैं यहाँ के आम जनता से भी वो करता हूँ, खास करके मटियानी के लोगों से, कि चूंकि अस्पताल वही है तो सबसे पहला फायदा उन्हीं को होगा, तो इसको एक जन आंदोलन बनाइए। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ना मैं इसको रखना चाहता हूँ, मैं पूरे समाज के फायदे की बात कर रहा हूँ कि पूरे समाज को फायदा हो। मेरा सिर्फ एक ही स्वार्थ है, बार बार कह रहा हूँ, कि जब वो अस्पताल बनेगा, कार्यरत होगा, तो मेरे बाप दादा का नाम होगा, उनका नाम होगा, तो उनसे मुझे भी इज्जत मिलेगी। बस सिर्फ मैं इज्जत, प्रतिष्ठा और समाज की उसके लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक फाउंडेशन भी चलता है, केडीएस फाउंडेशन है, जिससे कि मैं हर साल, पिछले साल करीब 14 लाख रुपए मैंने खर्च करके गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किसी की शादी में कहीं कंप्यूटर दान कर रहा हूँ, तो ये सब काम मैं कर रहा हूँ। नहीं, कई बार हम लोगों ने भी देखा, आप सीएसआर बाढ़ में भी, पिछले साल बाढ़ में आपने बहुत मेहनत। हाँ, जो ये दुष्प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जैसे आईएमए को हथिया लिया, कब्जा कर लिया, ये रेड क्रॉस को भी कब्जा करना चाहते,
तो मैं आप लोगों के आपके माध्यम से पूरी पब्लिक को बताना चाहता हूँ और सर को भी बताना चाहता हूँ कि सर, आईएमए को मैंने कब्जा नहीं किया, उसमें चुनाव हुआ, चुनाव में आप मेरे विरुद्ध काफी अच्छे से लड़े, प्रचार किया आपने काफी अच्छे से मेरे विरुद्ध, और क्या क्या दुष्प्रचार किया वो भी आप जानते हैं। उसके बावजूद मैं जीता और जीत कर मैं बना लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है। और फिर आगे जब चुनाव होगा, जब मेरा टर्म पूरा होगा तो चुनाव होगा तो फिर उसके बाद आगे की बात चलेगी। तो इसी तरह मैं रेड क्रॉस को भी नहीं कब्जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, जो कि आज के डेट में नहीं है। पिछले 10 साल से कोई उस तरह का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव के नाम पर खाना पूर्ति एक कागज पर दिखा दिया जाता है कि ये लोग बैठे, और जब मैंने मांगा कि हमको पूरा दीजिए कि जीबी मीटिंग का पूरा ब्यौरा, तो वो भी नहीं दिया गया। जीबी मीटिंग होता ही नहीं, जब 4 साल से हम हैं मेंबर हैं, हमको भी तो जानकारी होनी चाहिए थी ना। अरे साधारण ही सही, उनको तो आता ना कि आम सभा है उसमें आओ, आप विशिष्ट आप ऊपर बैठते हम नीचे ही बैठते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आम पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि दुष्प्रचार में की बातों पर विश्वास न करिए। मैं कोई हथियार नहीं चाहता या मैं इस पर कब्जा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अस्पताल बने, कार्यरत हो, ताकि लोगों को लाभ मिल सके।